नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज फिर से एक बार मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर सेट। पहला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? तो इसका सही उत्तर है काव्य भाषा के रूप में, क्योंकि यह ब्रजभाषा जो थी वह मध्यकाल में या भक्ति काल हम कह सकते हैं, उसमें काव्य भाषा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा के रूप में? ख का दूसरे का क उत्तर सही होगा, क विकल्प सही होगा। राजभाषा के रूप में हिंदी आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया था और 53 से लागू किया गया था। तो राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई है। आगे आ जाइए। ढूंढाड़ी, यहाँ ढूंढाड़ी शब्द में ढ के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं लगा है, थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। बोली कहाँ से संबंधित है? तो ये बोली पश्चिमी राजस्थान की है या पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी या उत्तरी राजस्थान की? तो तीसरे का ख विकल्प मित्रों सही होगा, यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, या उड़िया या मराठी या सिंधी? तो मैं बताना चाहूँगा कि देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती हैं, लेकिन इनमें से एक ही सही है, ग। बताने के लिए आपको बता देता हूँ, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी तो लिखी ही जाती है देवनागरी लिपि में। इसके अलावा कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मित्रों ये तो जानकारी के लिए था, लेकिन ये विकल्प के हिसाब से देखेंगे तो ग विकल्प जो है वह पूरी तरह से सही होगा। आगे आ जाइए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण पूछा जा रहा है। अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो हमारे व्यंजन हैं उनमें 5 वर्ग पाए जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। हर एक वर्ग का पहला यानी क, च, ट, त, प, ये तो पहला वर्ण है, और तीसरा वर्ण, जैसे क का क्या है तीसरा वर्ण? ग। च का क्या है? ज। ट का क्या है? ड। त का क्या है? द। प का क्या है? ब। तो ये जो पहले और तीसरे वर्ण हैं, ये जो हर एक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण कहते हैं मित्रों उसको जहाँ बोलने में हमें कम समय लगता है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। तो ये सारे अल्प प्राण होते हैं। इस हिसाब से ख विकल्प सही होगा, क्योंकि क और ग पहले और तीसरे वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण हैं, पहले और तीसरे अक्षर हैं। तो किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो है वह अल्प प्राण कहा जाता है, दूसरा, चौथा और पांचवा महाप्राण कहा जाता है मित्रों। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन उसको कहते हैं जो नासिका से जिसका उच्चारण होता है नाक से, और इसके हिसाब से ख विकल्प सही होगा। न जो है आप सभी जानते हैं कि हर एक वर्ग में जो 5वां अक्षर होता है मित्रों वह नासिक के व्यंजन होता है। क का अंग, च का ञ, ट का अण, त का न, प का म। ये जो 5 अक्षर हैं अंग, ञ, ण, न, म, ये पांचों नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ अब हम देखेंगे। हमने छठवां प्रश्न जान लिया, न है था उसमें विकल्प ख सही था। 7वें में ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य। नासिक्य तो ये कहे नहीं जाएंगे क्योंकि नाक से नहीं बोले जाते। मूर्धा से बोले जाते हैं क्या? मूर्धा से भी ये बोले नहीं जाते। हाँ, कुछ हद तक कंठ से बोले जा सकते हैं, लेकिन ओठ से तो बिल्कुल नहीं जो बोले जाते। तो देखिए ए और ऐ की उत्पत्ति जो मित्रों हुई है वह अ और ई वर्ण के मेल से हुई है। और आप सभी जानते हैं कि अ जो है वो कंठ से बोला जाता है, ई जो है वो तालु से बोला जाता है। तो इस हिसाब से
ए और अय चूंकि दोनों वर्णों का के मेल से बनते हैं, संयुक्त या हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं, तो इसलिए इसको हम कंठ और ताल से कहेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए कंठ तालव्य कहा जाएगा इन्हें। घ वर्ग वर्ग जो ग्रुप है वह सही होगा, घ विकल्प। प्रश्न नंबर 8 है, श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श श स ह आप सभी जानते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका नाम ऊष्म इसलिए है क्योंकि इनको बोलते समय जो हमारी प्राणवायु है या अंदर से जो हमारी निकलने वाली हवा है वह मुंह के अंदर या आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं घर्षण करती है, रगड़ करती है, संघर्ष करती है, इसीलिए इसका नाम क्या कहा जाता है मित्रों? 8वें प्रश्न का ग विकल्प सही होगा, संघर्षी व्यंजन, इसीलिए इनको कहा जाता है, तो ग विकल्प सही होगा। 9वां प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 9वां प्रश्न, निरर्थक में देखिए यह विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसमें क्या होता है, विसर्ग जो होता है वह र में बदलता है, ठीक है। निरर्थक, निह जमा अर्थक हो जाएगा, ग विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण का सही संधि विच्छेद 10वें का घ होगा, महा जमा उष्ण बराबर महोष्ण। कौन सी संधि है? गुण संधि है, आ और ऊ के मेल से ओ बन जाता है। 11वां प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आप जान लीजिए, शब्द के बीच में अगर कौन कौन सी मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए ये वाली, या ओ आ जाए यानी ओ की मात्रा, तो क्या कौन सी संधि होती है मित्रों? या अर्र आ जाए, अर्र का मतलब है ये वाला र, बीच में ऐसा मात्रा वाला प्रयोग किया हुआ दिखे, तो आप मान लीजिए कि वहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है मित्रों, तो ख विकल्प जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि दिक्कत ना करे। 12वां प्रश्न, किस शब्द में रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगाया गया है? अभियोग में आप जान लीजिए, योग में अभि लगाया गया है तो इसमें तो उपसर्ग लगा है, प्रत्यय है ही नहीं। व्यायाम में भी, ठीक है, यहाँ पर भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अपमान में मान में अप लगा है, यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो घ विकल्प सही होगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न, 13वें में लिखा है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी, इंसाफी जो शब्द लिखा गया है, इस इंसाफी में देखिए बे लगा है। बे अरबी और उर्दू अरबी फारसी में प्रयोग किया जाने वाला उपसर्ग है, यह बे लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अविकल्प सही, क विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, रहित का मतलब होता है रहना नहीं, न रहना। रहित का मतलब क्या होता है? न रहना, जिसमें कोई चीज़ न रहे उसको रहित कहा जाता है। तो किसमें ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? सुयोग में उपसर्ग है, योग में सु लगा है। विदेश में देश में वी लगा है। अत्यधिक में अति, अधिक में अति लगा है, अत्यधिक हो गया है। सुरेश में रेश में सु नहीं लगा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? 14वें का घ, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ठीक है, बह में आव लगा है या क्या है, जरा देखना पड़ेगा। हाव लगा है या आवा लगा है? 15वां प्रश्न का ग विकल्प ही सही होगा, आव लगा है। आव जो है वह प्रत्यय होता है मित्रों, ग विकल्प सही है। 16वें पे आ जाइए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? 16वां प्रश्न का ग है, धुंध में ला लगा है मित्रों, ग विकल्प जो है वह पूरी तरह से सही होगा। 17वां है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, कन्या का दान, तो जिसमें देखिए बीच में क्या आता है? विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह तत्पुरुष समास है, और जब दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी जिसमें को लगा हो या को के बाद से लगा हो, के लिए लगा हो,
या से अलग होने के लिए लगा हो, या काकी के रारी रे नानी ने, इन सब मतलब संबंध कारक की विभक्तियां लगाई गई हों, या अधिकरण कारक में और पर लगाया गया हो। ये सब विभक्तियां अगर बीच में नहीं नजर आ रही हैं शब्दों के, जैसे कन्यादान जो शब्द बना है इसमें बीच में विभक्तियां नहीं है, लेकिन विग्रह करने पर इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, तो यह होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है, उसमें प्रधानता नहीं होती है, दूसरा पद का महत्व ज़्यादा होता है, और उसी के अर्थ के हिसाब से नया शब्द जो बनता है वह दूसरे पद की विशेषता या दूसरे पद पर महत्व ज़्यादा देता है। ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। अब आ जाइए, हम चलते हैं 18वें प्रश्न पर। साग पात में कौन सा समास है? साग पात आप देख सकते हैं, साग और पात यानी साग पात यहाँ जो है इसमें दोनों पद प्रधान नज़र आ रहे हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? आप जानते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, और प्रायः इनके सामासिक शब्द में प्रायः की बात कर रहा हूँ, यानी अक्सर योजक चिन्ह यानी कि जो इस माइनस निशान की तरह दिख रहा है वह दोनों शब्दों के बीच में नजर आएगा। अब हम आगे आ जाते हैं 19वां प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर मित्रों 4 भेद होते हैं, क्योंकि उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना। शब्द 4 जगह से पैदा होते हैं। एक तो तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से पैदा होते हैं, संस्कृत से बिगाड़ दिया गया तो वो हो जाते हैं तद्भव। तद्भव के बाद हो जाते हैं देशज शब्द, जो कि गांव देहात में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, और चौथा है देशज के बाद विदेशी। इस तरह से अगर हम देखें तो शब्दों के ये 4 उत्पत्ति स्थल हैं। चौथा ख विकल्प जो है वो सही होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द मित्रों इसमें है पशु, ऐसा शब्द जो वर्षों से प्रचलन में है, जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वह शब्द जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो मित्रों आज का यह अभ्यास प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।